हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस स्टडी का जो सेट देख रहे थे, इसके अंतर्गत हम लोगों ने 25 सेट को कंप्लीट कर लिया था। आज जो होने वाला है टेस्ट नंबर 26 है, जो 8/8/2024 को आयोजित किया गया था। अगर आप ये टेस्ट ऑनलाइन मोड में लगाना चाहते हैं तो आप सर के एप्लीकेशन से जुड़कर लगा सकते हैं और ऐसे यहाँ पे डिस्कशन करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आज जो हमारा होने वाला है वो है टेस्ट नंबर 25 टेस्ट आपके चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे भी वीडियो बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट बोला गया है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? बात किया गया है राजा राम मोहन राय का। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। बात किया गया है राजा राम मोहन राय को, तो इन्हें युगदूत, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष या भारत में पूर्ण जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। राजा राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप ही भारत में 1829 में लॉर्ड विलियम मिंटक के द्वारा राजा राम मोहन राय के सहायता के द्वारा ही सती प्रथा का अंत किया जाता है। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही होता है। बात किया गया है राजा राम मोहन राय का, तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में इनके द्वारा किया गया था। वही अगर बात किया जाए 1815 में, तो 1815 में इनके द्वारा संवाद कौमुदी की स्थापना की थी। संवाद कौमुदी के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अगर बात किया जाए रविंद्रनाथ टैगोर का, तो इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। वही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बात किया गया है ह्यूमन राइट का। ह्यूमन राइट यानी कि विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को हम प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। वही अगर बात किया जाए मानवाधिकार आयोग का गठन भारत में कब किया गया, तो 12 अक्टूबर 1993। डेट याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 1993 को भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। यहाँ पे हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ के द्वारा मानवाधिकार की घोषणा की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में हम 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ किसने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय दिया जाता है रामानंद को। बात किया गया है रामानंद का, तो रामानंद के गुरु हैं राघवानंद। रामानंद के गुरु हैं राघवानंद। वही अगर बात किया जाए रामानंद के शिष्य हैं तो कबीर और रैदास रामानंद के शिष्य हैं। ठीक है, इन्होंने भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का कार्य किया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर बात किया जाए तुलसीदास का, तो तुलसीदास अकबर के समकालीन हैं। इनके द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास। वही गीतावली, शब्दावली आदि के भी लेखक हैं तुलसीदास। अगर बात किया जाए सूरदास का, तो सूरदास श्री कृष्ण के भक्ति रस से संबंधित हैं। सूरदास श्री कृष्ण के भक्त हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? अगर बात किया जाए उच्च न्यायालय का, तो उच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 226 के तहत यह रीट जारी करता है उच्च न्यायालय। यहाँ पे बोला गया है उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है, तो अपीलीय अधिकार, परामर्शी अधिकार, निरीक्षण अधिकार, आरंभिक अधिकार, इनमें से कौन सा अधिकार है वो उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता? तो यह है परामर्शी अधिकार। परामर्शी अधिकार उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता। वही अपीलीय, निरीक्षण और आरंभिक अधिकार उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? स्टेपी यह गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। यूरेशिया का पार्ट है स्टेपी क्षेत्र। यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया का पार्ट है जो गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाएगा सी, गेहूं के लिए। यह घास का मैदान है और घास का मैदान होने के कारण यह क्षेत्र जो है गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में होता है इलाहाबाद में। 1887 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 इलाहाबाद में होता है। अगर बात किया जाए 1885 में, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इंडिया आईएनसी का स्थापना होता है 28 दिसंबर 1885 को। उस समय इसका वर्तमान नाम जो रहता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ। 1886 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी का भारतीय राष्ट्रीय संघ का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था। दादा भाई नौरोजी के कहने पे भारतीय राष्ट्रीय संघ जो था
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया। ठीक है, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। वही 1886 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का विलय कर दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन 1887 में किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पे स्थित है? मगध साम्राज्य का जो शहर गंगा, सोन और गंडक तीनों नदी के संगम पे था वो था पाटलिपुत्र। अगर बात किया जाए पाटलिपुत्र का, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं, प्राचीन इतिहास में उदयन के द्वारा स्थापित किया जाता है। वही मध्यकालीन इतिहास में शेरशाह के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की जाती है। अगर बात किया जाए उदयन का, तो उदयन के द्वारा 461 में, वही शेरशाह के द्वारा 1541 में, शेरशाह के द्वारा 1541 में और उदयन के द्वारा 461 में पाटलिपुत्र की स्थापना की जाती है। ऑप्शन हो जाएगा ए। यह गंगा, सोन और गंडक के संगम पे बसा है। नेक्स्ट है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो सबसे अधिक कार्बन ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा फ्लेडस्पार। फ्लेडस्पार भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? बारामूला पास भी है और यह एक शहर भी है। बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? यह है झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन हो जाएगा ए, झेलम नदी के किनारे। नेक्स्ट है, जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो जंग का रासायनिक नाम होता है Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड, और अगर उसमें हाइड्रेटेड लगेगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा, जल योजित फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन हो जाएगा सी, जल योजित फेरिक ऑक्साइड। यह होता है जंग। जंग यानी कि लोहा का ऑक्साइड, ये बनाता है जंग यानी कि फेरिक ऑक्साइड, जल योजित फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? ऑटोमोबाइल से निकलने वाला गैस जो सबसे अधिक जहरीला है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक माना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए, CO जो अधिक जहरीला है। नेक्स्ट है, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में है? बात किया गया है कोयला खदान का, और कोरबा स्थित है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ में स्थित है कोरबा। वही अगर बात किया जाए झारखंड में, उड़ीसा में, तो उड़ीसा में है तलचर और झारसुगुड़ा। उड़ीसा में तलचर तथा झारसुगुड़ा ये भी कोयला के खदान है, झारसुगुड़ा और तलचर। वही अगर बात किया जाए झारखंड में, तो झारखंड में झरिया, धनबाद ये सभी कोयला के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ में कोरबा फेमस है। वही अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के लिए, तो लौह अयस्क के लिए फेमस है बैलाडीला की खान। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला की खान जो है लौह अयस्क के लिए फेमस है, और कोरबा है कोयला के लिए फेमस है। ऑप्शन हो जाएगा बी, कोरबा छत्तीसगढ़ में कोयला के लिए फेमस है। याद रखना है, कौन सा गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है? गैर नवीकरणीय हो अर्थात नॉन रीयूजेबल हो और पुनः चक्रण हो, इसमें किसका होगा? तो ये होगा लोहा का। ऑप्शन हो जाएगा बी, लोहा का। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, यह होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, वही सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा कहलाता है। वही बेकिंग सोडा का बात किया जाए तो NaHCO3 होता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेप भू आकृति है? नदी द्वारा बनाई गई भू आकृति कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख यह नदी द्वारा निर्मित भू आकृति है। V आकार की घाटी, I आकार की घाटी, ये सभी नदी द्वारा बनाई गई आकृति होती है। मोरेन्स का बात किया जाए तो यह हिमनद द्वारा निर्मित आकृति होता है। नेक्स्ट है, कोरापुट किसके लिए फेमस है? कोरापुट बात किया गया है कोरापुट का, तो यह स्थित है उड़ीसा में। कोरापुट उड़ीसा में स्थित जगह है जो फेमस है बॉक्साइट के लिए। अगर बात किया जाए बॉक्साइट का, तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है, और इसका रिफाइनिंग जो किया जाता है वो किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा। एल्युमिनियम बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, और बॉक्साइट के लिए एक जगह फेमस है कोरापुट, यह स्थित है उड़ीसा में। अगर बात किया जाए बॉक्साइट का उत्पादक देश, प्रमुख उत्पादक देश बात किया जाए तो ये है ऑस्ट्रेलिया। वही अगर बात किया जाए भारत में, तो भारत में उड़ीसा जगह है, उड़ीसा राज्य सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है।
नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है। पश्चिमी विक्षोभ का बात किया गया है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है, तो यह प्राप्त करता है भूमध्य सागर से। ऑप्शन हो जाएगा बी, भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर इस वाला एरिया में आ जाएगा। अगर वर्ल्ड मैप देखें तो यहाँ से प्राप्त करके भारत में वर्षा कराने का कार्य होता है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सादिकपुर सिनौली। सादिकपुर सिनौली कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है यूपी में। सादिकपुर सिनौली यह यूपी में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ए। ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है, ईस्ट का उपयोग सबसे अधिक होता है इथाइल एल्कोहल में। इथाइल एल्कोहल में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। जठर रस का पीएच मान क्या होता है। जठर रस यानी कि जो HCl होता है, इसे जठर रस की संज्ञा दी गई है। एकमात्र अम्ल जो हमारे शरीर में पाया जाता है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर बात किया जाए HCl का, तो इसका एसिडिक वैल्यू यानी कि पीएच वैल्यू वो होता है 1.5 से 3.5 के बीच, यानी कि 1.5 से 3.5 के बीच HCl का यानी कि जठर रस का पीएच मान होता है। ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा 2। एसिडिक अगर बात किया जाए पीएच का, तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है इसका पूरा नाम, और इसका खोज किया गया था सोरेनसन के द्वारा। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन के द्वारा किया गया था। एसिडिक प्रॉपर्टी का अगर बात किया जाए तो एसिडिक प्रॉपर्टी 7 से 0 की ओर बढ़ता है। जितना ज़्यादा होगा वो, जितना एसिडिक प्रॉपर्टी अधिक होगा उतना वैल्यू कम होगा, यानी कि 2 है अर्थात इसका एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा होगा। अगर बात किया जाए 7 का, तो 7 होता है उदासीन विलयन। उदासीन विलयन का एसिडिक वैल्यू हो जाएगा 7। यहाँ पे पूछा गया है जठरस का, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सफ़ेद फास्फोरस का आकार कैसा होता है। सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है चतुष्फलकीय। ऑप्शन हो जाएगा बी। सफ़ेद फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखा जाता है। वही लाल फास्फोरस का यूज हम लोग माचिस के तिल्लियों में करते हैं। श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस दोनों याद रखना है। सफ़ेद फास्फोरस को पानी में डुबो कर रखते हैं और लाल फास्फोरस का यूज हम लोग करते हैं माचिस जलाने में। ऑप्शन हो जाएगा बी। आकृति बात किया गया है सफ़ेद फास्फोरस का, तो इसका आकृति होता है चतुष्फलकीय। नेक्स्ट है चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है। चावल की खेती के लिए कौन सा जलवायु उपयुक्त होगा, तो ये हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ऑप्शन हो जाएगा बी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अर्थात चावल की खेती के लिए हमें टेम्परेचर के साथ साथ बारिश 200 सेंटीमीटर से प्लस चाहिए होता है, तो और ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है। बात किया गया है पहला एंटीबायोटिक दवा का, तो ये तो था पेनिसिलिन। पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ये हो जाएगा सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स पहला एंटीबायोटिक दवा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। लेकिन अगर पहला का बात किया जाए तो पहला था पेनिसिलिन, जो बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, यानी कि सबसे अधिक इलास्टिक कौन है, तो ये हो जाएगा स्टील। सबसे अधिक इलास्टिक हो जाएगा वो हो जाएगा स्टील। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, तो इसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य हो जाएगा एक्सरे का। ऑप्शन हो जाएगा ए। एक्सरे, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्य विकिरण, इसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य होगा वो हो जाएगा एक्स किरण का। एक्स किरण का बात किया जाए तो एक्स किरण की खोज डब्ल्यू के रोंटजन के द्वारा किया गया था। वही अवरक्त किरण की खोज हर्सेल के द्वारा की गई थी। सबसे कम तरंग दैर्ध्य पूछा गया है तो वो हो जाएगा एक्सरे का। ऑप्शन हो जाएगा ए। किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत भारत में पहली बार की गई, तो ये था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे भारत में रेलवे की शुरुआत करने वाला प्रथम कंपनी था। बात किया जाए अगर भारत में रेलवे का विकास का, तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम बार रेल चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच। 16 अप्रैल 1853 को। अगर बात किया जाए कंपनी का जो भारत में रेलवे की शुरुआत किया वो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है। वित्तीय खर्च पर सबसे अंतिम टिप्पणी होता है कैग का, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का। ऑप्शन हो जाएगा सी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन 148 से 51 तक है। 148 में पद का वर्णन, वही 149 में अगर बात किया जाए तो उसके कर्तव्यों का वर्णन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन 149 में, वही पद का वर्णन 148 में किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है, तो यह है एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका
वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया? राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल को राय को मानने के लिए बतलाया गया, ये था 42वां में, वही अगर बाध्य किया गया तो वो था 44वां संविधान संशोधन। याद रखना है, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बतलाया गया के लिए किया गया प्रावधान वो था 42वां में, वही बाध्य किया गया 44वां संविधान संशोधन में, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, लौरिया अरेराज क्या है? तो लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, ये अशोक का स्तंभ लेख है। लौरिया अरेराज भारत के बिहार के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण में स्थित है, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़, ऑप्शन हो जाएगा ए। कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है? कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है बायोप्सी। बायोप्सी कैंसर कोशिका के परीक्षण को, वही शव परीक्षण कहलाता है ऑटोप्सी। शव परीक्षण ऑटोप्सी और कैंसर कोशिका का परीक्षण कहलाता है बायोप्सी, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर स्मॉल जी अर्थात गुरुत्व जनित त्वरण का मान क्या होगा? बात किया जाए अगर स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, तो स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी इंटू एम बटा आर स्क्वायर। अर्थात अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएँ तो रेडियस हमारा कमते जाएगा और रेडियस कमने के कारण स्मॉल जी का वैल्यू बढ़ेगा। रेडियस ऊपर की ओर कमेगा, यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर रेडियस कमेगा तो स्मॉल जी यानी कि गुरुत्व जनित त्वरण का जो मान होगा वो बढ़ता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति, ध्यान देना है, भारतीय वनस्पति पूछा गया है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण स्थित है कोलकाता में, ऑप्शन हो जाएगा बी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में, वही भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र स्थित है देहरादून में, वही भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान ये स्थित है कोलकाता में। JSI यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो है कोलकाता में। ठीक है, तो वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा बी। वन संस्थान देहरादून में और प्रबंधन है भोपाल में। नेक्स्ट है, पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है और यह है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन हो जाएगा ए। पोंग बांध ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है? अगर बात किया जाए 8वीं अनुसूची में, तो मूल संविधान में 14 भाषा का उल्लेख किया गया था, वही वर्तमान में अगर बात किया जाए तो 22 भाषा का उल्लेख है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। इसके लिए 8वीं अनुसूची के लिए 3 बार संशोधन हुआ है। 21वां संविधान संशोधन 1967, उसके बाद 71वां संविधान संशोधन और 52वां संविधान संशोधन, 3 संशोधन संबंधित है। इसमें 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया, वही 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया, वही 52वां संविधान संशोधन के तहत डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का प्रावधान है, ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है असम। असम गोल्ड टी देखे हैं, असम सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है और इसका स्थापना 1839 में किया गया था। नेक्स्ट है, किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने के साथ हुई थी? कौन सा आंदोलन था जिसका शुरुआत हुआ था नमक कानून को तोड़ने के साथ? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ने के फलस्वरूप प्रारंभ हुआ। अगर बात किया जाए असहयोग आंदोलन को, तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को, जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा स्वराज की बात की गई थी। 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति का नारा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान दिया गया था। वही सविनय अवज्ञा आंदोलन में बानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया गया था गांधी जी के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह का बात किया जाए तो भारत में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था, जो 1917 में बिहार के पश्चिमी चंपारण से प्रारंभ किया गया था। अगर बात किया जाए भारत छोड़ो आंदोलन का, तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो, डू और डाई। वही भारत छोड़ो आंदोलन के समय ऑपरेशन पोलो के तहत कांग्रेस के विभिन्न नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है नमक कानून से शुरुआत हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन हो जाएगा सी। वही असहयोग आंदोलन चौरा चौरी कांड से समाप्त होता है। नेक्स्ट है, बृहद ट्रैंक मार्ग यानी कि ग्रैंड ट्रैंक रूट किससे संबंधित है? ग्रैंड ट्रैंक रोड का
संबंध है सड़क परिवहन से, ऑप्शन हो जाएगा ए। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का संबंध है सड़क परिवहन से, ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। शेरशाह सूरी जिसे भारत में द्वितीय अफगान वंश के रूप में जाना जाता है, शेरशाह सूरी के द्वारा भारत में जीटी रोड का निर्माण करवाया गया था, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है? मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है? तो ये है कोनसम हिमालय सिंह, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसरो का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में है? तो यह है यूपी में। यूपी के आईआईटी वाराणसी में स्थित है शैक्षणिक केंद्र। इसरो का शैक्षणिक केंद्र स्थित है आईआईटी वाराणसी में, ऑप्शन हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश में। भारत में किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई है? सार्क सेंटर की स्थापना किसका की गई है? तो यह है सार्क कल्चरल सेंटर का स्थापना भारत में किया गया है, ऑप्शन हो जाएगा बी, SCC। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति यह प्राप्त हुआ है पोलावरम से, ऑप्शन हो जाएगा ए। किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो कोई भी दल विपक्षी दल प्राप्त होने के लिए कम से कम 10% सीट होना चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा ए, 10% सीट। नेक्स्ट है नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ मिला है? नवपाषाणकालीन गड्ढे अवशेष मिला है जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से नवपाषाणकालीन गड्ढे के साक्ष्य मिले हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आएगा या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? बात किया जाए अगर लोक लेखा समिति का तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के सदस्य 15, लोकसभा से 15 सदस्य, वही राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य की संख्या होती है 22 और इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। लोकसभा से 15 सदस्य, राज्यसभा से 7 सदस्य। अगर बात किया जाए प्राक्कलन समिति का तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य, 30 के 30 लोकसभा से, वही लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में 30 और 30 लोकसभा से होंगे, ऑप्शन हो जाएगा ए। लोकसभा से पूछा गया था लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, तो वो होते हैं 15, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है तुर्कान ए चिहलगानी को किसने समाप्त किया? तुर्कान ए चिहलगानी इल्तुतमिश के द्वारा 40 तुर्क सरदारों का एक दल था जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था और इसे समाप्त बलबन के द्वारा कर दिया जाता है। बलबन ने समाप्त किया था तुर्कान ए चिहलगानी का। अगर बात किया जाए बलबन का तो इसने जिले इलाही की उपाधि धारण की। बलबन ने देवत्व अधिकार प्राप्त किया तथा बलबन के द्वारा रक्त एवं लौह की नीति प्रारंभ की गई थी। बलबन के द्वारा ही फारसी त्यौहार नवरोज प्रारंभ किया गया था। बलबन ने नवरोज त्यौहार फारसी का प्रमुख त्यौहार नवरोज प्रारंभ किया, रक्त एवं लौह की नीति प्रारंभ की तथा बलबन ने ही सिजदा और पाबोस प्रथा प्रारंभ किया था। अगर बात किया जाए अलाउद्दीन खिलजी का तो अलाउद्दीन खिलजी ने इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई इक्ता व्यवस्था को समाप्त किया। अलाउद्दीन ने इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई इक्ता व्यवस्था को समाप्त करता है अलाउद्दीन खिलजी। अगर बात किया जाए इल्तुतमिश का तो इल्तुतमिश को भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि इसने दिल्ली से अपना राज्य किया, अर्थात दिल्ली को राजधानी बनाया तथा इल्तुतमिश के द्वारा भारत में शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए जाते हैं। शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। बलबन ने तुर्कान चिहलगानी को समाप्त किया, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बात किया गया है राज्यपाल के बारे में। राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, तो यह बिल्कुल सही है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है। मौत की सज़ा को माफ़ कर सकता है? नहीं, यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। मौत की सज़ा को माफ़ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है, ना कि राज्यपाल का, ऑप्शन हो जाएगा बी। यह गलत है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। राज्य के उच्च न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उनके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा बी।
मौत की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, यह गलत है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो देते हैं वो उपाध्यक्ष के देंगे, उपाध्यक्ष को देंगे। ऑप्शन हो जाएगा ए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष को। याद रखना है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अधिकार होता है वो लोकसभा अध्यक्ष को। अगर बात किया जाए धन विधेयक का, तो धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में किया गया है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो देंगे वो उपाध्यक्ष के देंगे। अभी वर्तमान में लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो 18वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वही 17वें नंबर के भी अध्यक्ष रहे हैं ओम बिरला, याद रखना है। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर किस घटना पर आधारित है? प्रकाश तरंग तथा ध्वनि तरंग में हम अंतर किस आधार पर कर सकते हैं? तो व्यक्तिकरण की घटना अगर देखें तो प्रकाश के साथ साथ ध्वनि तरंग में भी होता है, परावर्तन प्रकाश के साथ साथ ध्वनि में भी होता है, अपवर्तन प्रकाश के साथ ध्वनि में भी होता है। अगर बात किया जाए ध्रुवीकरण का, तो ध्रुवीकरण प्रकाश तरंग में होता है, वही ध्वनि में नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी अर्थात ध्रुवीकरण प्रकाश में तो होता है, यानी कि पोलराइजेशन प्रकाश तरंग यानी कि लाइट वेव में होता है, बल्कि साउंड वेव में नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस शिलालेख में अशोक का नाम का उल्लेख है? बात किया गया है अशोक, किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो यह है गुर्जरा। अशोक के नाम अशोक मिलता है 4 जगह से, गुर्जरा, मास्की, उदयगोलन और नेट्टूर। 4 जगह से अशोक का नाम अशोक मिला है, उदयगोलन, नेट्टूर, गुर्जरा और मास्की। ऑप्शन हो जाएगा डी। भाब्रू स्तंभ अभिलेख में अशोक ने भाब्रू स्तंभ अभिलेख ने मगध का सम्राट बताया है। अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बतलाया है भाब्रू स्तंभ अभिलेख में। यहाँ पूछा गया था अशोक का नाम अशोक मिलता है, ये हो जाएगा गुर्जरा अभिलेख। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो यह है गति का जड़त्व। चलती कार में ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, यह है गति का जड़त्व। ऑप्शन हो जाएगा ए, गति का जड़त्व। बात किया जाए जड़त्व का, तो न्यूटन के प्रथम गति नियम के द्वारा जड़त्व की परिभाषा मिलती है, और यह जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं, या तो गति का जड़त्व या अस्थायित्व का जड़त्व। गति का जड़त्व या अस्थायित्व का जड़त्व, अगर गति कोई भी वस्तु गति में है और उसमें चेंज करने के फलस्वरूप जो पोजिशन चेंज होगा वो हो जाएगा गति का जड़त्व। ऑप्शन हो जाएगा ए, गति का जड़त्व एग्जाम्पल है। अगर बात किया जाए जड़त्व का, तो जड़त्व की खोज गैलीलियो के द्वारा की गई थी। जड़त्व की खोज गैलीलियो के द्वारा। अगर बात किया जाए न्यूटन का दूसरा नियम, तो दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी कि F = ma। वही प्रथम नियम के द्वारा बल का परिभाषा। और तृतीय नियम की अगर बात किया जाए, तो तृतीय नियम के अनुसार बल का प्राकृतिक का पता लगता है हमें। तीसरा नियम से बल का प्राकृतिक, दूसरा नियम से बल का बल का व्यंजक, और पहला नियम से बल का परिभाषा। पहला नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था गति के जड़त्व के एग्जाम्पल से, ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर गिर पड़ते हैं, क्यों? तो ये था गति का जड़त्व का। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। झारखंड के रांची शहर में हुंड्रू जलप्रपात स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर बात किया जाए शरावती नदी पर, तो शरावती नदी पर है कौन? शरावती नदी पे जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 288। ऑप्शन हो जाएगा डी, अनुच्छेद 288। कौन सा अनुच्छेद उच्च मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 228, 228। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो यह बनता है दृष्टि पटल पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल या रेटिना पर, रेटिना या दृष्टि पटल पर। वही अगर बात किया जाए वस्तु के किसी अंगदान में आँख का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, कौन सा भाग दान किया जाता है? तो वो होता है कॉर्निया। ठीक है, दृष्टि पटल पर, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, वो होता है पुतली। नेक्स्ट है प्याज अपने भोजन का संग्रहित करता है किस रूप में? तो भूमिगत तना के रूप में करता है। भूमिगत तना, प्याज जो है एक प्रकार का भूमिगत तना है, और यह अपने मांसल सल्क पत्रों में यह अपना भोजन जमा करता है। यहाँ पे हो जाएगा भूमिगत तना। ऑप्शन हो जाएगा डी, मांसल सल्क पत्र में अपना, यानी कि पत्ती में भी हो सकता है, मांसल सल्क पत्तियों के रूप में अपना भोजन संग्रहित करता है। यहाँ पे पूछा गया था, ध्यान देना है, प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है कहाँ? तो ये हो जाएगा मांसल सल्क पत्र, यानी कि पत्ती में।
मांसल सल्क पत्तियों में, मांसल सल्क पत्तियों में अपना भोजन जमा करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है थाईपुसम, यहाँ भाई नहीं है, था है। थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो थाईपुसम तमिलनाडु का त्यौहार है। थाईपुसम तमिलनाडु का है। ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। अमाशय से HCl निकलता है और पेप्सिन जो है पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज करने का कार्य करता है। प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है अमाशय से। वही अगर बात किया जाए मुख से, तो मुख से कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। मुख से कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। अमाशय से प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है और वो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो यह है लैटेराइट मिट्टी। ऑप्शन हो जाएगा सी। लैटेराइट मिट्टी काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है और यह प्रमुख रूप से दक्षिण भारत में पाया जाता है। अगर बात किया जाए काली मिट्टी, तो काली मिट्टी कपास और गन्ना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी सभी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि इसमें सब चीज़ों की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट है कांवरतल झील कहाँ स्थित है? कांवरतल झील कहाँ है? यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है। बिहार के बेगूसराय में स्थित है कांवरतल झील और यह भारत का 39वां रामसर साइट्स है। बिहार में है कांवरतल झील और बिहार का 39वां रामसर साइट है। रामसर साइट 39वां है कांवरतल। यह एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील भी है कांवरतल झील। ऑप्शन हो जाएगा बी। बिहार में स्थित है। बिहार के बेगूसराय जिला में, बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है कांवरतल झील। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है तत्कार किस नृत्य का रूप है? तत्कार यह है कथक का रूप है तत्कार। अगर बात किया जाए कथक, तो कथक उत्तरी भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। उत्तरी भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और इससे संबंधित व्यक्ति अगर बात किया जाए तो पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा ए। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? यूनिसेफ न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का स्थापना 11 दिसंबर 1946 को होता है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड पूरा नाम है। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड स्थापना 11 दिसंबर 1946 को इसका स्थापना होता है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? प्रथम कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन। ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रथम कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन। कंप्यूटर से याद रखना है, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। वही सुपर कंप्यूटर का जनक भारत में विजय भाटकर को कहा जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर को कहा जाता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का बात किया जाए तो परम 8000 जिसका निर्माण सीडेक पुणे के द्वारा 1991 में किया गया था। परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। परम 8000 जिसका निर्माण 1991 में सीडेक पुणे के द्वारा किया गया था। यहाँ अब बात किया गया है कंप्यूटर वायरस का, तो भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस था वो था सी ब्रेन। ऑप्शन हो जाएगा ए। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार रख सकता है वो क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है चिप। ऑप्शन हो जाएगा बी चिप्स। नेक्स्ट है ग्राफीन क्या है? ग्राफीन क्या होता है? तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप है ग्राफीन एक प्रकार का कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी कि पलवन का सिद्धांत, यह खोज किया गया था आर्किमिडीज के द्वारा। लॉ ऑफ फ्लोटेशन यानी कि पलवन का सिद्धांत खोज किया गया आर्किमिडीज के द्वारा। अगर वही बात किया जाए न्यूटन का, तो न्यूटन के द्वारा लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि गति का नियम और गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। जड़त्व का नियम का बात किया जाए तो जड़त्व का नियम गैलीलियो के द्वारा दिया गया। गैलीलियो के द्वारा जड़त्व का नियम दिया गया था। आर्किमिडीज के द्वारा फ्लोटिंग यानी कि उत्प्लवन का नियम दिया गया था। यूरेका वर्ड पूछा जाता है, यूरेका किस चीज़ से संबंधित है? तो यह संबंधित है प्लवन से। आर्किमिडीज के द्वारा यह प्रथम बार प्रयोग किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें। रिएक्टर स्केल के द्वारा हम भूकंप की तीव्रता मापने में यूज करते हैं, वही बोफोर्ट स्केल का प्रयोग हम हवा की गति मापने में करते हैं। केल्विन स्केल का बात किया जाए तो केल्विन स्केल के द्वारा हम परम ताप यानी कि टेम्परेचर को नापते हैं, वही मिलीबार स्केल के द्वारा हम दाब को नापते हैं। आंसर हो जाएगा 3 4 2 1 ऑप्शन हो जाएगा ए। रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता, बोफोर्ट स्केल के द्वारा हवा की गति के लिए हम
एनीमोमीटर का भी प्रयोग करते हैं। याद रखना है, हवा की गति के लिए नापने के लिए एनीमोमीटर का भी प्रयोग किया जाता है। केल्विन स्केल के द्वारा परम ताप का मापन किया जाता है। सिर्फ अगर ताप बोलता तो केल्विन परम ताप को मापने के लिए केल्विन का यूज किया जाता है। वही ताप को मापने का अन्य मात्रक का बात किया जाए तो वो है केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर। केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर ये सभी ताप को नापने का इकाई हैं। अगर बात किया जाए दाब का तो मिली बार ये सभी दाब को नापने का स्केल है। ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। बात किया गया है उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, सीधा, आभासी और छोटा। ऑप्शन हो जाएगा ए। वही उत्तल दर्पण का यूज अगर देखें तो साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान और ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है। ध्वनि तरंगों की पहचान के लिए और ऋजु रेखन के लिए प्रयोग होता है वो कहलाता है सोनार। सोनार का बात किया जाए तो पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग सोनार का पूर्ण रूप है। वही अगर बात किया जाए रडार का तो रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सोनार ध्वनि तरंगों की पहचान के लिए, ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है वो है सोनार। मेनली रूप से नौ संचालक के द्वारा यूज किया जाता है सोनार का। ऑप्शन हो जाएगा बी। किसी वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करता है। विशिष्ट ऊष्मा पिंडों पर उपलब्ध कराई गई ऊष्मा पर, द्रव पर, द्रव्यमान पर या तापमान पर निर्भर करती है। यह हो जाएगा पिंडों के प्राकृतिक पर, पिंडों के द्रव यानी कि प्राकृतिक पर। ऑप्शन कर लीजिएगा ए। द्रव पर यानी कि प्राकृतिक पर डिपेंड करता है किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। तृतीय पोषण स्तर के तहत सम्मिलित किए जाते हैं किन्हें। तृतीय पोषण स्तर के तहत द्वितीयक मांसाहारी को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। द्वितीयक मांसाहारी को तृतीय पोषण स्तर के तहत सम्मिलित किया जाएगा। अगर बात किया जाए प्रथम पोषण स्तर में पौधे और अन्य छोटे जीव होते हैं। पौधे प्रथम पोषण स्तर में, वही द्वितीय पोषण स्तर में छोटे मांसाहार जीव आते हैं। छोटे मांसाहार जीव द्वितीय पोषण स्तर में आते हैं। वही तृतीय पोषण स्तर में मांसाहारी जीव आते हैं। तो द्वितीयक मांसाहारी हो जाएंगे तृतीय पोषण स्तर में। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है स्वेज नहर निर्माण के पूर्व निम्नलिखित में कौन एक महत्वपूर्ण समुद्रिक जलमार्ग था। स्वेज नहर का निर्माण के पूर्व कौन सा एक महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग था, तो वो था केप समुद्रिक जलमार्ग। ऑप्शन हो जाएगा सी, केप समुद्रिक जलमार्ग। नेक्स्ट है त्रिगुट समझौता में सम्मिलित कौन कौन से देश थे। त्रिगुट समझौता में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, तो 1882 ईस्वी में 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली के बीच त्रिगुट समझौता होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। नेक्स्ट है फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस तो लुईस 16वें के समय में 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस में क्रांति हुई थी। इस उपलक्ष्य में फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है 14 जुलाई को। 14 जुलाई 1789 लुईस 16वां के समय में यह क्रांति होता है। याद रखना है, लुईस 16वां 14 जुलाई 1789। फ्रांस की राज्य क्रांति से 3 वर्ड स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो नारा था वो हमारे प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व यह फ्रांस की राज्य क्रांति की देन थी जो हमारे प्रस्तावना में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीबाल्डी एक पेशे से नाविक था। ऑप्शन हो जाएगा डी, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। कौन समाजीकरण के साधन नहीं है। समाजीकरण के साधन नहीं है। ऑप्शन है परिवार, विद्यालय, संचार या पुलिस। तो पुलिस समाजीकरण के साधन नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी। हैवलॉक की मौत कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में 1857 की क्रांति को दबाने के समय हैवलॉक की मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन हो जाएगा सी, लखनऊ में हैवलॉक की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित है। आंदोलन और संबंधित व्यक्ति। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी। अहमदाबाद मिल मजदूर से संबंधित थे मोरारजी देसाई नहीं। अहमदाबाद मिल श्रमिक से भी महात्मा गांधी ही संबंधित थे। खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। बाद में वल्लभ भाई पटेल ने भी इसका साथ दिया। अर्थात 1 और 3 सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह से महात्मा गांधी, वही खेड़ा सत्याग्रह से महात्मा गांधी के साथ साथ वल्लभ भाई पटेल भी। वल्लभ भाई पटेल से याद रखना है 1928 का बारदौली सत्याग्रह। 1928 का बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल से
के नेतृत्व में हुआ था। और 1931 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, यह भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। इन्होंने भारत का एकीकरण करने का श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया था जमींदार के द्वारा। जमींदारों ने 1793 के लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई अस्थायी बंदोबस्त के तहत सबसे अधिक जो फायदा होता था वो होता था जमींदार को। ऑप्शन हो जाएगा सी, जमींदार को, यानी कि भू राजस्व प्रणाली में सबसे अधिक जो लाभ प्राप्त किया था वो था जमींदार। ऑप्शन हो जाएगा सी, जमींदार। 1793 का अस्थायी बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किसने किया? समाचार पत्र पर प्रतिबंध किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने समाप्त किया। चार्ल्स मेटकॉफ ने भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया है। भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा गया है। अगर बात किया जाए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का, तो आंग्ल अफगान युद्ध 39 से 42 के बीच होता है, जो लॉर्ड ऑकलैंड का समय होता है। लॉर्ड ऑकलैंड के समय प्रारंभ होता है, वही एलन बैरो के समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्ति होती है। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड। आंग्ल सिख युद्ध का बात किया जाए तो 1845-46 में लॉर्ड हार्डिंग के समय होता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। लॉर्ड हार्डिंग के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 45-46 में। दो संधि याद रखना है आंग्ल सिख युद्ध से, लाहौर की संधि और भैरवाल की संधि। लाहौर की संधि और भैरवाल की संधि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह एक्ट लॉर्ड डलहौजी के समय 1856 में लाया गया था। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 4, 2, 3, 1। 4, 2, 3, 1 ऑप्शन हो जाएगा बी। समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के कारण चार्ल्स मेटकॉफ को भारत में समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा गया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुई। आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ, जिसमें दो संधि होता है, लाहौर की संधि और भैरवाल की संधि। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह एक्ट का बात किया जाए तो हिंदू विधवा पूर्ण विवाह एक्ट लॉर्ड डलहौजी के समय में होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, 4, 2, 3, 1। नेक्स्ट है इंटरपोलर्स थे क्या? बात किया जाए इंटरपोल का तो पूरा नाम होता है इंटरनेशनल पुलिस। 1923 में स्थापित किया गया। हेडक्वार्टर यह लियोन्स फ्रांस में स्थित है। यह अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे ये थे अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे। ऑप्शन हो जाएगा ए। इंटरपोलर्स क्या थे? तो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, इनमें से किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? मराठा का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो ग्रांट डफ के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान FIDE फेडरेशन इंटरनेशनल डी एसोसिएशन किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है शतरंज से। FIDE रैंक जो दिया जाता है वो दिया जाता है शतरंज में, चेस में। शतरंज यानी कि चेस, भारत को चेस का जनक कहा जाता है भारत को। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? अगर बात किया जाए भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने का तो सर्वप्रथम डिजाइन सर्वप्रथम पिंगली वेंकैया को ने किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर है वो है पिंगली वेंकैया। सबसे अगर फहराने का बात किया जाए तो मैडम भिखाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराए थे। अगर बात किया जाए भारत के राष्ट्रीय ध्वज तो यह है ट्री कलर, और ट्री कलर के बीच का जो कलर है वो है, ट्री कलर के बीच में चक्र है जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं, और वो धर्म चक्र जो है वो उसका कलर अगर बात किया जाए तो वो है गहरा नीला। ऑप्शन हो जाएगा सी, गहरा नीला। नेक्स्ट है, कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? बिना तार का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है ट्रम्पेट बिना तार का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन हो जाएगा सी। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? ये कुछ हमारा होता है गोल पोस्ट, और इसकी चौड़ाई का अगर बात किया जाए तो यह होता है 7.32 मीटर। 7.32 मीटर गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो यह है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन हो जाएगा ए। सेवा क्षेत्र यानी कि टर्शियरी सेक्टर में से सबसे ज़्यादा अधिक स्रोत प्राप्त होता है। सबसे बड़ा स्रोत है सेवा क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए।
वही कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक लोग लगे हुए हैं। अगर बात किया जाए सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में हैं, तो सबसे अधिक लोग हैं कृषि क्षेत्र में लगे हुए। वही सबसे बड़ा आय का स्रोत है वो है सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो प्रारंभ किया गया 1994-95 में ईस्वी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई। इसका मुख्य लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया और योजना आयोग मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा पारित हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा सी। मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन। वही 6 अगस्त 1952 को एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। वही बात किया जाए योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें निजीकरण किसे कहा जाता है, तो निजीकरण निजी क्षेत्र को विकास प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जाता है एवं उन्हें मजबूत बनाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को बेचा जाता है एवं निजी क्षेत्र के हाथ में प्रबंधन हस्तांतरण किया जाता है। निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, तो निजी क्षेत्रों को विकास प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जाता है एवं उन्हें मजबूत बनाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को बेच दिया जाता है एवं निजी क्षेत्र के हाथ में प्रबंधन हस्तांतरण कर दिया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है M1 में सम्मिलित कौन कौन से हैं। M1 में जनता के पास की कुल करेंसी मात्रा, सभी वर्ग के नोट एवं सिक्के, बैंक के मांग जमा राशि एवं भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि, ये सभी M1 में सम्मिलित होंगे। ऑप्शन हो जाएगा डी। इनमें से सभी सम्मिलित होते हैं M1 टाइप के मुद्रा में। नेक्स्ट है एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण किसके द्वारा होता है, कृषि द्वारा, उद्योग द्वारा या सेवा द्वारा, तो ये हो जाएगा तीनों, इनमें से तीनों यानी कि ऑल। ऑप्शन हो जाएगा डी। अर्थव्यवस्था का आधार संरचना है कृषि, उद्योग और सेवा। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में गन्ने का खेती का उदाहरण है कैसा। भारत में गन्ना की खेती कैसा उदाहरण है, तो यह एक प्रकार का रोपण कृषि है। यह एक प्रकार का रोपण कृषि है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है। वैश्वीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना वैश्वीकरण कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा समाप्त करना वैश्वीकरण कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है, तो आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति, ऑप्शन हो जाएगा बी। हिमालयी भालू और विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है, तो ये सभी सुभेद जातियां हैं। IUCN द्वारा जारी किए गए ये सभी सुभेद जातियां के अंतर्गत आते हैं। हिमालयन भालू और विशाल पांडा ये सभी सुभेद जातियां हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा बी। बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936 में और उसके बाद सन 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ। 1936 में उड़ीसा अलग हुआ और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो यहाँ पे उड़ीसा पूछा गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी 1936 में। बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। बिहारी के संपादक है बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई। बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गरिमा कब खंडित हुआ था, तो वो था मध्यकाल में। क्योंकि हम अगर देखें तो मगध समय यानी कि मगध के उत्कर्ष जो होता है बिहार में ही होता है। मगध आधुनिक प्राचीन इतिहास में एक प्रमुख समय के रूप में इसका वर्णन किया गया है। मगध का उत्कर्ष होता है और वो होता है बिहार से ही, ठीक है। और इसका अगर देखा जाए राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गरिमा इसका समाप्त होता है भारत में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद से ही इसका बिहार का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। मध्यकाल में बिहार की राजनीतिक शक्ति और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा सी। इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा 100 क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।